इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड हम बताने वाले हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये आप अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर पर्टिकुलर मेथड मेंशन है कि जनरेटिंग फंक्शन से कीजिए तो आपको जनरेटिंग फंक्शन से ही करना पड़ेगा। बट अगर सिंपल इतना मेंशन है सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंसलेशन, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो जनरेटिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड ही सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशिएशन। हम एज इट इज़ इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ए आर इज इक्वल टू सी वन ए आर माइनस वन प्लस सी टू ए आर माइनस टू प्लस डॉट 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 मान लीजिए सी के ए आर माइनस के प्रीसीडिंग टर्म्स आपने यूज़ किए हैं, तो ये रिकरेंसलेशन हो गया, लीनियर रिकरेंसलेशन। अगर इसमें एक टर्म इस टाइप का आ जाता है एफ आर टाइप का, तब आप इसे कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंसलेशन है। अब किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंसलेशन को का जो सोल्यूशन है वो निकालने के दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको पहले इसका होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होती है। होमोजीनियस में आपको इसको जीरो रख के जो भी इक्वेशन बनी होगी उसका सोल्यूशन निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। और उसके बाद ये जो टर्म है एफ आर वाला, इस टर्म के नेचर के बेसिस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और कंप्लीट सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा इस कंप्लीट होमोजीनियस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, दोनों सोल्यूशन को ऐड करके। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नॉन होमोजीनियस में जो हमने प्रीवियस उसमें होमोजीनियस वाला सोल्यूशन पढ़ा था, पहले वो निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एफ आर। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि किस फॉर्म के एफ आर के लिए हमने एक टेबल फॉर्म में मैनेज कर दिया है, ताकि आपको इसको याद करने में और रिकॉल करने में दोनों चीज़ में ही आसानी हो। तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं जो आपका एफ आर है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में हो सकता है कई जगह मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज ना हो आप, इस वजह से बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। ठीक है, मान लीजिए जो एफ आर है वो किस फॉर्म का है, आर की पावर एम। एम कुछ भी पावर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आर आपने, आर तो वेरिएबल है ना, तो आर तो चेंज नहीं हो सकता। एम कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आर तो सब में बेस में चल ही रहा है। ठीक है, तो आपने लिख लिया आर स्क्वायर आर क्यूब, इस फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करती हुई जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। अगर आपके पास जो एफ आर है वो इस फॉर्म का है, आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4, इस फॉर्म का है, तो आपको क्या यूज़ करना है, इस टाइप का जो एफ आर है वो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। क्या है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर मान लीजिए आपका आर की पावर 4 है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, यानी कि P1 आर की पावर 4 प्लस P2 आर की पावर 3 प्लस P3 आर स्क्वायर प्लस P4 आर प्लस P5, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। ये पोलिनोमियल लिखनी पड़ेगी 4 डिग्री की। अगर आर की पावर 4 होगा, इसको आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जैक्ट निकालेंगे कैसे, यानी कि ये P1 P2 P3 P4 P5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फिर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ड्यूरिंग प्रोसेस आपको ये सारे वैल्यूज़ निकल जाएंगे। हम क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल हम बस ये प्रोसेस समझ रहे हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब इसी में अगर इनका कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए आपके पास आर की पावर 4 ना देके सिंपल ये भी दिया होता, अगर मान लीजिए 2 आर की पावर 4 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 4 आर क्यूब प्लस मतलब इधर भी 4 डिग्री का ही पोलिनोमियल है आर में, और यहाँ पे आर प्लस 2, इस टाइप का अगर कुछ यूज़ कर लेता, ये पूरा है आपके पास एफ आर अगर, ठीक है, इस फॉर्म का भी है तो ये आर की पावर एम टाइप का ही। तो इसके लिए भी चूंकि 4 डिग्री का है, तो या तो सिर्फ आर की पावर 4 हो तो भी आपको यही यूज़ करना है, या कि आर की पावर 4 में पूरा एक पोलिनोमियल है तो भी आपको यही यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आर की पावर में अगर आपका एफ आर है तब उसके लिए कौन सा आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी फॉर्म के लिए, जो कि है आपका m की पावर r। ठीक है, तो m की पावर r का क्या मतलब है, m की पावर r का मतलब है जब आपके पास
मान लीजिए 2 की पावर आर हो गया, 3 की पावर आर हो गया, 4 की पावर आर हो गया, -1 की पावर आर हो गया, मतलब कांस्टेंट नीचे रहेगा और पावर में आर रहेगी। अगर इस टाइप का एफ आर है तब आपके पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके लिए दो केस बनेंगे कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे जब होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी कुछ रूट आते हैं ना, उसके बेसिस पे ही आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो अगर ये जो m है उनमें से किसी का रूट है, ठीक है, अगर ये जो रूट निकाला है आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, अगर उसका रूट है तब अलग तरीके से दिया जाएगा आंसर, और रूट नहीं है तब अलग तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो m है वो रूट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये उसका रूट नहीं है तो आप सिंपल कैसे दे देंगे, P इज इंटू एम इन रेज टू द पावर आर। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर 2 की पावर r है, 2 अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है तो इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो किस टाइप से दिया जाएगा, p इंटू 2 रेज टू द पावर r, ठीक है। ऐसे 3 की पावर r होता है तो p इंटू 3 रेज टू द पावर r। अब इस वाले केस में अगर ये रूट है, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट में ये m आता है, तब उसका सोल्यूशन कैसे देंगे, p, देखिए ये पूरा ये पीछे वाला सेम है, ठीक है, p इंटू एम रेज टू द पावर सेम है, आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, अगर m कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट है और कितनी मल्टीप्लिसिटी का है, k मल्टीप्लिसिटी का है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है रूट में, तो अगर k मल्टीप्लिसिटी का है तो आपको आगे भी पावर कितनी करनी है, r की पावर k करनी है, ठीक है। बाई चांस अगर यहाँ पे जो होमोजीनियस इक्वेशन बनाई वो इस टाइप की बनी, x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x का जो रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो 2 है और रिपीटेड भी कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ये जो एफ आर है वो भी किस फॉर्म का दिया होता है, 2 की पावर r दिया होता, तब आप क्या कौन सी फॉर्मूला लगाते, तब आप ये नहीं लगाते क्योंकि 2 इसका रूट है, तब आप ये वाला लगाते। कैसे लगाते, देखिए p रहता ही m, तो ये वाली जो चीज़ है वो एज इट इज़ तो आएगी ही 2 की पावर r, और कितनी मल्टीप्लिसिटी का है, 3 मल्टीप्लिसिटी का है, तो r की पावर कितना कर देंगे आप, 3 कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जितनी मल्टीप्लिसिटी अगर इसका रूट है तब कैसे करना है, ठीक है। लास्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अगर मतलब अकेले ये है, अकेले ये वाला सिंगल सिंगल है, तब तो आप अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर r की पावर k भी मल्टीप्लाई में है और l की पावर r भी मल्टीप्लाई में है, मतलब आपको अगर r स्क्वायर 3 की पावर r इस टाइप का अगर है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तब इसके लिए क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना, तब आपको इन दोनों के ही मल्टीप्लाई वाला फॉर्म यूज करना है। तो जब आप r की पावर m यानी कि r की पावर k वाला जो पोर्शन है, इस फॉर्म के लिए तो आपका एक ही मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए तो पोलिनोमियल लिखनी होती है, तो आपने क्या करना है, इसके लिए तो पोलिनोमियल लिख लिया आपने k ऑर्डर की, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली, जैसे इसमें लिखी हुई है वही वाली आपने पोलिनोमियल लिखनी, मल्टीप्लाई l की पावर r। अब l की पावर r ये वाला केस है, तो इसमें दो केस थे, अगर रूट है तो अलग, रूट नहीं है तो अलग, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। अगर l जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे l की पावर r लिख देंगे, ठीक है। p नहीं लिखेंगे क्योंकि इनमें p ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो आप p दोबारा नहीं लिखेंगे। और अगर रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, मान लीजिए अल्फा मल्टीप्लिसिटी का है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे, ये पूरी पोलिनोमियल तो इसके लिए आप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके लिए आप p नहीं लिखेंगे अलग से, बस इसके अलावा ये बाकी का पोर्शन लिख देंगे, यानी कि r की पावर अल्फा इंटू l की पावर r, ठीक है। तो मैं दोनों केस बता दे रही हूँ इस वाले एग्जाम्पल को लेके। अगर ये वाला जो केस है वो मान लीजिए ये जो टर्म है r स्क्वायर 3 की पावर r है आपका एफ आर, और आपको इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और बाय चांस जो 3 है, पहला केस ले लेते हैं, 3 अगर रूट नहीं है, रूट नहीं है तो पहले r स्क्वायर के लिए क्या बनता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये वाला, यानी कि p1 r स्क्वायर प्लस p2 r प्लस p3, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। फिर आपके पास जो अगला है 3 की पावर r, अगर 3 रूट नहीं है तो सिंपल आप 3 की पावर r भी लिख देंगे पीछे से। अगर 3 की पावर r रूट है, मतलब 3 अगर रूट बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, और मान लीजिए 2 मल्टीप्लिसिटी का बन रहा है, तो आप साथ में क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो टेबल है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने हर टाइप का, तो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला है, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। अब क्या करेंगे, ए आर सबको पहले एक तरफ ले आइए, ए आर माइनस 1 इज इक्वल टू 2r। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई भी प्रीवियस टर्म नहीं है, ए आर माइनस 1 टाइप का कोई नहीं है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसकी होमोजीनियस वाला पोर्शन निकालिए, क्या हो जाएगा, ए आर माइनस 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका होमोजीनियस पार्ट हो गया। तो होमोजीनियस का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है, ए आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ती है पहले, इसको सब्स्टिट्यूट करके। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल रूट आया x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका जो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा वो आप ऐसे कर सकते हैं, ए आर करके सोल्यूशन दिया जाता है तो यहाँ पे h लिख दीजिए ताकि पता चले ये होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है। चूंकि एक ही है तो आप लिख सकते हैं C1 3 की पावर r, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं इसके नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए जो कि है 2r। तो 2r को कैसे आप मैनेज करेंगे, इसके लिए जो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन लेना पड़ेगा, यानी कि ए आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें 2 तो है ही। अब आप देख लीजिए इसमें r की पावर वाला बना हुआ है ना, सिंपल r वाला, तो इसके लिए यूज़ करिए 1 डिग्री का पोलिनोमियल लेना पड़ेगा, यानी कि P1r प्लस P2 ये हो जाएगा। पीछे से ये आर तो आता ही, ये वाला जो आर है वो नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब ये ए आर हो चुका है, चूंकि ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप एक काम कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो ये 2 भी हटा सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट ही है तो यहाँ पे बैलेंस होगा। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, ए आर ये है तो लिख लीजिए P1r प्लस P2 हो जाएगा इज माइनस 3। ए आर माइनस 1 का मतलब हुआ, ए आर माइनस 1 का मतलब P1r की जगह माइनस 1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, P1r माइनस P1 प्लस P2, ये हो गया ए आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए माइनस 3P1r है, P1r है तो माइनस 2P1r बनेगा, प्लस 3P1 बन जाएगा, माइनस 2P2 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2r बन जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, r के कोफिशिएंट से। r का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, माइनस 2P1, 2P1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो सीधे सीधे यहाँ से क्या मिल गया, P1 बराबर माइनस 1, ठीक है। अब बचा P2। तो अब आप बताइए ये वाला टर्म कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट, क्योंकि r में पोलिनोमियल बन गया ना, इस ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो 3P1 माइनस 2P2, इधर ये कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसको आप 0 पढ़ सकते हैं। तो r का कोफिशिएंट तो 2 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया, बाकी इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 कंपैरिजन से। तो P1 की वैल्यू माइनस 1 है, यानी कि माइनस 3 माइनस 2P2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा P2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो टोटल सोल्यूशन कैसे देंगे, दोनों के सम से। तो टोटल फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू, पहले होमोजीनियस सोल्यूशन लिख लीजिए, C1 3 की पावर r प्लस, और जो इसका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन है वो ये है, यानी कि P1 की वैल्यू लिखिए माइनस r प्लस P2 है माइनस 3/2। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।